हेलो एंड वेलकम टू एस नवाज क्लासेस वंस अगेन। आज फोर्थ सेमिस्टर के कॉस्ट एंड मैनेजमेंट से हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं और बहुत ही इजी टॉपिक शुरू करने वाले हैं और इस चैप्टर का नाम है जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट। जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट करने के लिए सिर्फ आपको बस थोड़ा सा नॉलेज ये ज़रूरी है कि हम लोग जॉइंट प्रोडक्ट किसे कहते हैं और बाई प्रोडक्ट किसे कहते हैं और मल्टीपल प्रोडक्ट किसे कहते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हमारा ये चैप्टर। हम लोग शुरू करेंगे मल्टीपल प्रोडक्ट से। मल्टीपल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? आप में से कोई है जो बता पाएगा कि मल्टीपल प्रोडक्ट क्या होता है? हाँ, बहुत बहुत सही, वेरी गुड। तो मल्टीपल प्रोडक्ट का मतलब ये हो गया कि वो ऑर्गेनाइजेशन, वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो कि एक से ज़्यादा प्रोडक्ट में इंगेज्ड है, मतलब जो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, बहुत सारा एट ए टाइम प्रोडक्ट बना रहा है, तो वो क्या हो गया? मल्टीपल प्रोडक्ट। अब मल्टीपल प्रोडक्ट जो है ना, अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया है उसके नेचर के अकॉर्डिंगली। इसी नेचर के अकॉर्डिंगली जो मल्टीपल प्रोडक्ट होता है, देखिए, जो भी मल्टीपल प्रोडक्ट होता है वो अपने नेचर के हिसाब से, नेचर अकॉर्डिंग टू नेचर के अकॉर्डिंगली वो अलग अलग तरीके से क्लासिफाई हो सकता है। जैसे कि पहला जॉइंट प्रोडक्ट, एक होता है को प्रोडक्ट, और एक होता है मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट, और एक होता है मेन प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट। यही हमारे सिलेबस में है और मेन प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट को ही हम लोग करने वाले हैं। इज दैट क्लियर? फिर भी हम ये बता दें कि हमारा कि ये जॉइंट प्रोडक्ट एंड को प्रोडक्ट क्या होता है कि कुछ ऐसा प्रोडक्ट होता है कि जॉइंटली तैयार होता है, कुछ प्रोसेस के बाद वो अलग कर दिया जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जॉइंट प्रोडक्ट। अभी मैं इसके बारे में बहुत डिटेल में बताऊंगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। को प्रोडक्ट मतलब इक्वली इंपॉर्टेंस, मतलब दो ऐसा चीज बनता है, एक बनेगा तो उसके साथ दूसरा चीज भी बनेगा, वो बनना ही है। जैसे कि मान लो कि अगर एक पेन बन रहा है तो उसके साथ उसका कैप भी बनेगा। ठीक है, तो को प्रोडक्ट है। एक हो गया मेजर प्रोडक्ट एंड माइनर प्रोडक्ट। कभी कभी हम लोग जो प्रोसेसिंग करते हैं या प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो हमारा वहाँ पे एक मेन प्रोडक्ट निकलता है जिसका इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, जिसका रीसेल या सेलिएबल वैल्यू जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। और एक होता है माइनर प्रोडक्ट, मतलब जो बहुत कम तादाद में निकलता है, प्रोडक्शन वो बहुत कम तादाद में होता है, लेकिन दोनों ही हम लोग प्रोडक्शन करते हैं। हमारा सोच क्या है? दोनों को ही प्रोड्यूस करना। एक ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस करते हैं और एक कम क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया जाता है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? मेजर प्रोडक्ट एंड माइनर प्रोडक्ट। नाउ मेन प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट, तो ये हम लोग इस तरीके से देंगे कि जो मेन प्रोडक्ट या जॉइंट प्रोडक्ट होगा, जॉइंट प्रोडक्ट को ही हम लोग यहाँ पे मेन प्रोडक्ट लेकर चलेंगे। मेन प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट क्या होगा? मेन प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट क्या होता है? देखिए, जब हम लोग प्रोसेसिंग करते हैं ना, मान लो कि एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस का मतलब है ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस का नाम हम लोगों ने दिया प्रोसेस 1। क्या नाम है इस प्रोसेस का? अब इस प्रोसेस 1 में हम लोगों ने मटेरियल दिया 10,000 का, इसमें हमने लेबर भी दिया 10,000 का, और इसमें ओवरहेड का खर्चा हुआ टोटल 5,000। तो कुल मिलाकर 25,000 रुपया ये खर्च हो गया। तो ये जो खर्च हुआ, ये एट ए टाइम सारा प्रोडक्ट जो हम बनाने जा रहे हैं, जो भी रॉ मटेरियल हमारा लगेगा प्रोडक्शन में, रॉ मटेरियल, लेबर और ओवरहेड का खर्च हम लोगों ने जोड़ दिया। लेकिन ये प्रोसेस 1 के बाद अब क्या हो गया कि हमारे प्रोडक्ट का नेचर अलग अलग हो गया। प्रोसेस 1 के बाद
यहां से फिर हम लोग दो प्रोसेस में बांटते हैं। ये हो गया प्रोसेस 2। मान लीजिए ये प्रोसेस में प्रोसेस 2 एंड ये प्रोसेस 3 बना। हम लोग जो जॉइंटली हम लोग जब दे रहे हैं तो ये जब दो हिस्सों में जहां तक बंटता है ना, जो दो हिस्सों में मान लीजिए ये प्रोडक्ट 1 है, यहां पे बन रहा है प्रोडक्ट ए, इसका नाम है प्रोडक्ट ए। यहां से प्रोडक्ट ए तैयार हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे जब हम लोग ऑयल एंड नेचुरल गैस या क्रूड ऑयल जब निकालते हैं तो उस क्रूड ऑयल को जब प्रोसेस करते हैं तो कितना तरह का प्रोडक्ट बनता है। जब प्रोसेसिंग करते हैं तो कितना तरह का प्रोडक्ट निकलता है। आप पेट्रोलियम निकालते हो, आप डीजल निकालते हो, आपके ऑयल निकालते हो, मतलब केरोसिन ऑयल निकालते हो, है ना, आप टार्पिन ऑयल निकालते हो, आप टार्पिन ऑयल निकालते हो। इसी तरीके से बहुत तरह का प्रोडक्ट जो है ना वो निकलता है। हाँ, कोई बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में निकलता है, कोई बहुत कम क्वांटिटी में निकलता है। तो जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट है क्या, बहुत शॉर्ट में बता रहे हैं कि जब जॉइंट प्रोडक्ट का मतलब है कि मेन प्रोसेसिंग के बाद जो दो प्रोडक्ट बन रहा है, मान लीजिए एक प्रोडक्ट ए है और एक प्रोडक्ट बी है, दोनों का जब इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस और इकोनॉमिकल वैल्यू ऑलमोस्ट सेम रहता है, ऑलमोस्ट सेम रहता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जॉइंट प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे। अब ये जॉइंट प्रोडक्ट का जो खर्च आता है ना, एक तो कॉमन एक्सपेंस होता है जिसे जॉइंट कॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम लोग जॉइंट कॉस्ट कहते हैं। समझ गए ना आप, जॉइंट कॉस्ट किसे कहते हैं। देखिए हम लोगों का जो पहला प्रोसेस है, पहला प्रोसेस कॉमन है, ए के लिए भी वही है और बी के लिए भी वही है, कॉमन प्रोसेस है। इस कॉमन प्रोसेस में जो भी खर्च हो रहा है वो खर्च को क्या बोलेंगे, जॉइंट प्रोडक्ट। और इसी जॉइंट प्रोडक्ट, अब तो जॉइंट प्रोडक्ट है लेकिन यहां से अब प्रोडक्ट सेपरेट हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रोडक्ट क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहा है। कुछ जो है ना पेट्रोलियम बन जा रहा है और कुछ जो है ना वो डीजल बन जा रहा है। कुछ पेट्रोलियम बन रहा है और कुछ डीजल बन रहा है, क्योंकि सेपरेशन है। क्रूड ऑयल निकालने से वो अलग अलग तरह का पदार्थ वहां से निकलेगा, तो उसका एक अलग अलग नाम देंगे। फिर उसमें फर्दर प्रोसेसिंग होगा, उसमें क्या होगा, फिर से फर्दर प्रोसेसिंग होगा, और भी प्रोसेसिंग हो सकता है, और जो प्रोसेस्ड है उसके बाद भी प्रोसेस हो सकता है। यहां तो हमने आपको एग्जाम्पल दो प्रोसेस का दिया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15 प्रोसेस भी हो सकता है। जितना ज्यादा प्रोसेसिंग होगा उसका कीमत उतना ही ज्यादा होगा, प्रोसेसिंग कॉस्ट उसमें ऐड हो जाएगा। तो इसलिए ये जो भी प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी आर द जॉइंट प्रोडक्ट्स। ये क्या प्रोडक्ट है, जॉइंट प्रोडक्ट। लेकिन मान लो प्रोडक्ट सी भी निकल रहा है, लेकिन प्रोडक्ट सी उसके जगह पे उसका इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस बहुत कम है, वो बहुत कम तादाद में निकलता है, उसे हम निकालना चाहते नहीं हैं। हम चाहते हैं वो कम से कम निकले, लेकिन वो क्योंकि प्रोडक्शन हो रहा है ये तो निकलेगा ही निकलेगा। तो अगर ये निकलता है, जैसे कि गन्ना आप पीसते हुए देखे हो ना कभी, गन्ना जिस मशीन में गन्ना वाला पीसता है वहां से वो क्या चाहता है, ज्यादा से ज्यादा रस निकालना, है ना, वो चाहता है ना। तो आपका मेन प्रोडक्ट तो ज्यादा से ज्यादा रस हो गया, लेकिन उसका जो हे हो गया, उसका जो बिचाली हो गया, उसका जो रेसिडुअल पार्ट हो गया, वो क्या करता है, उस चीज को जाकर बेचता है। वो बहुत सारे इंडस्ट्रीज में उसको रॉ मटेरियल के तौर पे लिया जाता है। ठीक है, वो जो गन्ना का जो छिलका जो निकलता है या जो रेसिडुअल पार्ट जो होता है, जो गन्ना को पूरे तरीके से चूसने के बाद जो बच जाता है, वो जलाने के भी काम में आता है। वो बहुत सारे चीज़ों का रॉ मटेरियल के तौर पे भी वो काम आता है। ठीक है, उसको सुखाकर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर के तौर पे वही ह्यूमस बनाने में उसका काम आता है। ठीक है, और भी बहुत सारा इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है उसका। पेपर इंडस्ट्री में भी उसको, कार्डबोर्ड इंडस्ट्री में उसको इस्तेमाल किया जाता है। जो कार्डबोर्ड वगैरह बनता है उसमें भी उसको छोटे छोटे हिस्सा करके वहां पे भी इस्तेमाल किया जाता है। तो वो उसका इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस बहुत कम है, मतलब उसका बहुत कम कीमत मिलता है, उसका प्राइस बहुत कम है।
तो हम चाहेंगे वो कम से कम निकले, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा गन्ना को बार बार गन्ने को पीसता रहता है जब तक कि पूरे तरीके से उसमें से रस निकल ना जाए। उसी तरीके से हमारा जो प्रोडक्ट, जो भी रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड का जो खर्च करते हैं, हम चाहेंगे कि मेन प्रोडक्ट, जो हमारा मेन प्रोडक्ट है, ये हमारा मेन प्रोडक्ट है और दोनों इक्वल इंपॉर्टेंस का है, और जिस दोनों का ही प्रोडक्शन हम करना चाहते हैं, तो ये हो गया हमारा जॉइंट प्रोडक्ट। क्या हो गया ये हमारा हो गया जॉइंट प्रोडक्ट। क्लियर? लेकिन ऐसे प्रोडक्ट्स जिसको हम निकालना नहीं चाहते हैं, जो कम से कम होना चाहिए लेकिन होगा, तय है वो होगा, ठीक है, जैसे कि जब हम लोग पेट्रोलियम प्रोसेसिंग करते हैं तो के ऑयल भी, केरोसिन ऑयल भी निकलता है, तो केरोसिन ऑयल और टारपिन जो निकलता है, इसके अलावा कोल, तार और भी बहुत ऐसा चीज जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट निकलता है जिसको हम कम से कम निकालना चाहते हैं, लेकिन वो निकलेगा ही। वो वेस्टेज जो है, उसी वेस्टेज को हम लोग क्या नाम देते हैं? बाई प्रोडक्ट का नाम देते हैं, जिसका इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस क्या होता है? बहुत कम होता है। इकोनॉमिकल वेरी लेस इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस। समझ में आया? ये इंसिडेंटली होता है। कैसे होता है ये? इंसिडेंटली का मतलब है कि अब क्या करें, प्रोसेस में शामिल है तो ये होना ही है, इसको रोका नहीं जा सकता है, लेकिन ये होगा, लेकिन कम तादाद में होगा। हम ट्राई करेंगे कि ये कम से कम तादाद में हो। समझ गए? तो इससे हम लोग क्या बोलते हैं? बाई प्रोडक्ट। आपका कंसेप्ट क्लियर है जॉइंट प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट में? अब आप समझ लें कि जॉइंट प्रोडक्ट के ऊपर सम्स कैसा आता होगा। जॉइंट प्रोडक्ट के ऊपर सम्स जो आता है ना, आपको बोलेगा प्रोडक्ट ए का टोटल कॉस्ट निकालो और प्रोडक्ट बी का टोटल कॉस्ट निकालो, प्रोडक्ट ए का सेलिंग प्राइस निकालो, प्रोडक्ट बी का सेलिंग प्राइस निकालो, प्रोडक्ट ए का प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रोडक्ट बी में प्रॉफिट कितना हो रहा है, ये सब आपको निकालने के लिए कहा जाएगा। क्लियर है? इतना दूर क्लियर? अब देखिए, इसका मतलब अब तक जो खर्च हो रहा है, कुछ ऐसा कॉमन एक्सपेंस होगा। ये प्रोडक्ट बनाने के लिए पहले प्रोसेस में कुछ कॉमन एक्सपेंस होता है, जो दोनों के लिए, ए के लिए भी है और बी के लिए भी है। तो इसी कॉमन एक्सपेंसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं? जॉइंट कॉस्ट। अब इसी जॉइंट कॉस्ट को हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। किसमें डिवाइड होगा? अगर हमारा दो प्रोडक्ट बन रहा है तो इन्हीं दो प्रोडक्ट के दरमियान में वो क्या होगा? डिवीजन होगा। जैसे खर्चा प्रोडक्ट ए में जाएगा और प्रोडक्ट बी में जाएगा, कुछ खर्चा प्रोडक्ट ए में और कुछ खर्च कहाँ जाएगा? प्रोडक्ट बी में जाएगा। क्लियर है? तो अब इसी को बांटना, किस हिसाब से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, है ना? कंट्रीब्यूशन के ऊपर करेंगे या सेल्स के बेसिस के ऊपर करेंगे या टोटल कॉस्ट के बेसिस के ऊपर करेंगे या कॉस्ट पर यूनिट के ऊपर करेंगे, तो अलग अलग बेसिस होता है। फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर करेंगे, ठीक है, सेल्स वैल्यू, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस, कंट्रीब्यूशन, बहुत सारे फैक्टर्स है जिसके तहत हम लोग इसी जॉइंट कॉस्ट मतलब कॉमन कॉस्ट को हम लोग ए और बी में लेते हैं। ये जो होता है ना, यहां तक जो भी खर्चा होगा, यहां तक होने वाला, ये सेपरेशन पॉइंट होता है। क्या होता है ये? इसे कहते हैं सेपरेशन पॉइंट। ये सेपरेशन पॉइंट है, मतलब इसके बाद से जो है ना, दोनों प्रोडक्ट सेपरेट हो जाएगा। सेपरेट होगा मतलब ए अपना दुनिया, बी अपना दुनिया देखेगा। ए का अपना खर्च होगा, बी का अपना खर्च होगा। अब दोनों अपना खर्च जोड़ लेगा टोटल कॉस्ट निकालने के लिए। लेकिन ये जो खर्चा है, कॉमन खर्च, ये ए और बी किस तरीके से बांट सकता है? तो ये जो सेपरेशन पॉइंट है ना, इससे पहले होने वाला खर्चा प्री सेपरेशन कॉस्ट होता है। ये क्या होता है? प्री सेपरेशन कॉस्ट। क्लियर? इसे क्या कहते हैं हम लोग? प्री सेपरेशन कॉस्ट। और इसके बाद से होने वाला जो खर्च है, ये क्या हो गया? पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट हो गया। क्या हो गया ये?
ये हो गया पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट, मतलब सेपरेट होने के बाद इन प्रोडक्ट के पीछे जो भी खर्च होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट। क्या कहेंगे हम लोग? हाँ, ये कौन सा खर्च है? पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट कैसा खर्च है? ये वो सारा एक्सपेंसेस होता है जो कि सेपरेट प्रोडक्ट के सेपरेट होने के बाद होता है। और प्री सेपरेशन कॉस्ट किसे कहते हैं? ये वो कॉस्ट होता है, ये वो एक्सपेंसेस होता है जो प्रोडक्ट के पीछे जॉइंटली लगता है, प्रोडक्ट के पीछे कॉमन एक्सपेंसेस होता है। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए यहां पे जॉइंट प्रोडक्ट के बारे में लिखा है, टू और मोर प्रोडक्ट ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस एंड इक्वल इकोनॉमिकल वैल्यूज आर प्रोड्यूस। दो इक्वल इंपॉर्टेंस, इक्वली इंपॉर्टेंस वाला है और दोनों इक्वली इकोनॉमिकल वैल्यू वाला है ना, तो उस और इंप्लॉइंग सेम रॉ मटेरियल, उनमें रॉ मटेरियल सेम इस्तेमाल होता है इन अ कॉमन प्रोसेस और थ्रू अ सीरीज ऑफ कंसेक्यूटिव प्रोसेस, सीरीज ऑफ कंसेक्यूटिव प्रोसेस में भी होता है, तो द प्रोडक्ट आर कॉल्ड जॉइंट प्रोडक्ट, उसे हम लोग जॉइंट प्रोडक्ट कहते हैं। क्लियर है? और यहाँ पे बहुत सारा चीज लिखा है जॉइंट प्रोडक्ट के बारे में, ये पढ़ लेना आप लोग। सब्सिक्वेंट एक्सपेंसेस क्या है? सब्सिक्वेंट एक्सपेंसेस हम लोग किसे कहेंगे? देखिए ये हमने आपको कहा था, ये सब्सिक्वेंट एक्सपेंसेस द एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, फर्दर प्रोसेसिंग में जो खर्चा लगता है ऑफ द जॉइंट प्रोडक्ट, को प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट आफ्टर स्प्लिट ऑफ, आफ्टर। अब बताओ स्प्लिट ऑफ क्या है? वही सेपरेशन वाला जो पॉइंट है ना, वो स्प्लिट ऑफ पॉइंट है। सेपरेशन पॉइंट जो है वो क्या है? स्प्लिट ऑफ पॉइंट है, जो हमने आपको बताया जहां से वो प्रोडक्ट स्प्लिट हो जा रहा है। जरूरी नहीं है पहला प्रोसेस के बाद ही स्प्लिट होगा, पहला प्रोसेस दूसरा प्रोसेस चलने के बाद भी स्प्लिट हो सकता है। क्लियर? फॉर मेकिंग फिनिश्ड फॉर सेल आर कॉल्ड सब्सिक्वेंट एक्सपेंस। अच्छा, यहाँ पे सब्सिक्वेंट एक्सपेंसेस मतलब स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद जो खर्च होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सब्सिक्वेंट एक्सपेंस। फीचर्स, यहाँ पे फीचर्स है, द मेन फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट आर स्टेटेड बिलो। सेम रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है, रॉ मटेरियल जॉइंट प्रोडक्ट में क्या होता है? सेम इस्तेमाल होता है, हमने बोला ना ऑलमोस्ट एक ही जैसा रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है। दूसरा कॉमन प्रोसेस, ये कॉमन प्रोसेस होता है जॉइंट प्रोडक्ट में, क्या चलता है? कॉमन प्रोसेस चलता है। तीसरा इक्वल इंपॉर्टेंस वाला है और चौथा क्या है? स्प्लिट ऑफ पॉइंट। These may or may not require further processing after split of point when separation arises। जब सेपरेट होता है, सेपरेशन के बाद इसमें एक्स्ट्रा खर्चा हो भी सकता है और नहीं, अगर होता भी है तो इक्वली इंपॉर्टेंस वाला एक जैसा खर्च होता है, नहीं भी हो सकता है खर्च और नहीं भी हो सकता है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? जॉइंट प्रोडक्ट। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम लोग सम्स करेंगे ना तब आपको ध्यान देना होगा कि कौन सा खर्च ऐड होगा और कौन सा खर्च ऐड नहीं होगा। ठीक है? यहां पे है मेन प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट, इफ टू और मोर प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट इकोनॉमिकल वैल्यूज आर प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली by employing the same raw material though a common process or a series of consecutive process, the product having a greater value and higher qualities are called as main product and the product having a smaller or negligible value or lower quantity is called by product। जिसका बहुत negligible value आए है ना, या जिसका इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस बहुत कम हो या ना हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? बाई प्रोडक्ट। उसे क्या कहेंगे? बाई प्रोडक्ट। द बाई प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस इंसिडेंटली। बाई प्रोडक्ट क्या होता है? इंसिडेंटली प्रोड्यूस होता है, मतलब उसे हम नहीं चाहते हैं कि वो हो, लेकिन वो हो जाता है प्रोसेस के दौरान में, इंसिडेंटली फ्रॉम द मटेरियल यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द मेन प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट में फर्दर भी प्रोसेस टू इंक्रीज देयर रियलाइजेबल वैल्यू। कभी कभी बाई प्रोडक्ट में ना
थोड़ा थोड़ा खर्चा कर देते हैं हम लोग, कभी कभी कर देते हैं, ताकि उनका इकोनॉमिकल वैल्यू थोड़ा सा बढ़ जाए। मान लो बहुत सारा रद्दी मेरे पास रखा है, तो हम सोचेंगे ना ये रद्दी को कैसे बेचें कि थोड़ा ज़्यादा मिल जाए। अगर हम उसमें कुछ थोड़ा सा भी फर्दर कुछ थोड़ा छोटा मोटा प्रोसेसिंग अगर कर देते हैं, अगर उसका इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस अगर बढ़ जाता है, तो वो हमारे लिए, कंपनी के लिए अच्छा है। बाई प्रोडक्ट के तौर पे थोड़ा सा मेहनत से, मान लो हम मेहनत किए 10 रुपए का, लेकिन हम उसको 12 रुपए में बेचने में कामयाब हो गए, तो भैया 2 रुपया तो एक्स्ट्रा मिला। मेन फीचर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बाई प्रोडक्ट, सबसे पहले ये इंसिडेंटल प्रोडक्शन है। ये इंसिडेंटल प्रोडक्शन मतलब हम चाहते नहीं है, हो जाता है। importance as output, these product are very less important to the authority, बहुत कम है, इसलिए उसका इंपॉर्टेंस भी बहुत कम है। ये स्क्रैप या वेस्टेज के तौर पे होता है प्रोडक्शन में। मिनिमम वैल्यू, these product yield only a minor sales value as compared to the total revenue of the concern. In certain cases, in spite of further processing, no major increase in realizable value is achieved. मान लो फर्दर प्रोसेसिंग बाई प्रोडक्ट में जब करते हैं तो ज़रूरी नहीं है उनका इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा भी, कभी कभी फेल भी हो जाता है। लोअर क्वांटिटी में होता है, इनसिग्निफिकेंट क्वांटिटी में होता है। कंट्रोल इन प्रोडक्शन, दिस प्रोडक्ट इन मोस्ट केसेस आर अनकंट्रोलेबल, इसको कंट्रोल किया नहीं जा सकता है बाई प्रोडक्ट को, वो तो बाई प्रोडक्ट है, होगा, निकलेगा ही, उसको रोक सकते हो क्या? नहीं, ठीक है। These products in most cases are uncontrollable. The management can impose limited control over the volume of the production of byproduct. Byproduct का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखो शुगर इंडस्ट्री में क्या निकलता है, बैगेसी, जो बैगेसी होता है या फाइबर जो निकलता है उससे इज द बाई प्रोडक्ट विद द मेन प्रोडक्ट ऑफ शुगर एंड मोलासेस। मतलब चीनी और मिश्री या गुड़ जब बनता है तो उससे जो है ना बहुत ऐसा गंदगी वाला जो प्रोडक्ट ऐसा गुड़ टाइप का निकलता है जो कि खाद वाद के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, वो बाई प्रोडक्ट है, बैगेसी है। फाइबर जो उसका निकलता है, हमने जो बोला ना, जो फाइबर वाला प्रोडक्ट जो भूसा टाइप का निकलता है वो। ऑयल रिफाइनरी में जैसे सल्फर, बिटुमेन एटसेट्रा आर द बाई प्रोडक्ट। कोक ओवन, एमोनिया, कोल तार, गैस एटसेट्रा। सोप इंडस्ट्री में ग्लाइसरीन निकलता है बाई प्रोडक्ट के तौर पे। डेयरी इंडस्ट्री में, अब देखो यहाँ पे जो डेयरी इंडस्ट्री होता है, डेयरी इंडस्ट्री में क्या होता है, मेन प्रोडक्ट क्या है, मिल्क का प्रोडक्शन। लेकिन मिल्क हो गया या जो घी निकलता है, घी हो गया, ये हमारा मेन प्रोडक्ट है। लेकिन उससे जो बटर निकलता है, बटर, वो क्या हो गया, हमारा बाई प्रोडक्ट हो गया। जो बटर निकलता है वो क्या है, बाई प्रोडक्ट। जबकि घी अच्छा होता है, बटर से अच्छा क्या होता है, घी होता है। हाँ, बटर जो होता है ना वो अलग चीज से बनता है, बटर वो एकदम, एक मिनट, बटर, सॉरी, बटर मिल्क इज द मेन, बटर मिल्क मेन प्रोडक्ट है, इज द बाई प्रोडक्ट अवेलेबल विद द मेन प्रोडक्ट बटर चीज। देखो बटर मिल्क जो निकलता है, कभी जब तुम घी निकालते हो, जब घी निकालोगे तो घी निकालने का घी बॉल निकलता है, घी बॉल निकल जाता है ना, तो उसके बाद बटर मिल्क निकलता है। वो बटर मिल्क जो होता है ना वो किसी काम का नहीं है। बहुत लोग क्या करते हैं ना, उसको भी उबाल कर उससे छेना वगैरह बनाते हैं, लेकिन वो सही नहीं होता है ना। अगर आपके भी घर में अगर बटर, ये घी अगर निकाला जाता होगा तो आपको पता होगा, ठीक है। तो जैसे बटर मिल्क जो निकलता है वो किसी काम का नहीं है, वो फेंक दिया जाता है। उसको फर्दर जलाने से बेहतर है कि उससे सस्ता में हम लोग कुछ और छेना खरीद लेंगे, जितना का तेल जलेगा उसमें या गैस जलेगा। अब सुनो, ज्वाइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट का डिफरेंस हमेशा आता रहता है एग्जाम में। आप लोग उस चीज़ को देख लेना, ऑलरेडी बहुत डिटेल में आपको पढ़ा दिया गया है, ठीक है। अब जैसे कि हमने बोला ना कि जो कॉमन एक्सपेंस होता है
जो कॉमन एक्सपेंस होता है जॉइंट प्रोडक्ट में, जब जॉइंट प्रोडक्ट बनता है, जब कॉमन एक्सपेंसेस होता है, तो उस कॉमन एक्सपेंसेस को हम लोग क्या करते हैं, बांटते हैं। ये बांटने का अलग अलग मेथड होता है। सबसे पहला मेथड देखिए क्या है, सबसे पहला मेथड है फिजिकल यूनिट मेथड। क्या है, फिजिकल यूनिट मेथड। मतलब दो प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी बन रहा है, तो ये दोनों का फिजिकल क्वांटिटी कितना है, फिजिकल क्वांटिटीज के हिसाब से हम लोग फिजिकल यूनिट मेथड होता है। एक होता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। स्प्लिट ऑफ पॉइंट में जब छोड़ा है तो उस वक्त नेट रियलाइजेबल वैल्यू दोनों का क्या था। नेट रियलाइजेबल क्या होता है, जब हम ये टॉपिक बताएंगे तब आपको समझाएंगे कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू होता क्या है। मार्केट वैल्यू एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन, मार्केट वैल्यू मेथड कि उस वक्त मार्केट में क्या रेट चल रहा है। सम्स में अगर इंफॉर्मेशन मार्केट वाला रहेगा तो हम लोग मार्केट वैल्यू से करेंगे, नेट रियलाइजेबल वैल्यू निकालने वाला इंफॉर्मेशन रहेगा तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू से करेंगे। एवरेज, एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड, कभी कभी हम लोग एवरेज कॉस्ट मेथड करते हैं, एवरेज कॉस्ट लेते हैं, मतलब प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी का एक एवरेज कॉस्ट निकालते हैं और वो एवरेज कॉस्ट के बेसिस के ऊपर दोनों का यूनिट को हम लोग बांटते हैं। एक होता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। आप लोगों ने कंट्रीब्यूशन पढ़ा है ना, कंट्रीब्यूशन क्या पढ़ा है आपने, सेल्स लिया है, इससे लेस क्या क्या है, वेरिएबल कॉस्ट आपने लेस किया है, तो जो आता है वो क्या होता है, कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ दो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी, दोनों का ही कंट्रीब्यूशन तो कुछ ना कुछ निकलेगा। ये कंट्रीब्यूशन जो होगा, ये कंट्रीब्यूशन दोनों के कंट्रीब्यूशन के मुताबिक हम लोग उस दोनों ही प्रोडक्ट का फर्दर कॉस्ट हम लोग निकाल सकते हैं जॉइंट कॉस्ट बांटने के बाद। जॉइंट कॉस्ट हम लोग किस हिसाब से निकालेंगे, कंट्रीब्यूशन के हिसाब से, दोनों प्रोडक्ट के कंट्रीब्यूशन के हिसाब से। क्लियर है। पहला मेथड कौन सा है, फिजिकल यूनिट मेथड, ये हम लोग पहला करने वाले हैं। देखिए जो पहला क्वेश्चन है फिजिकल यूनिट मेथड में, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द assumption that the joint product are capable of being measured in the same unit accordingly cost here are apportioned on the basis of some physical base। कुछ फिजिकल बेस के हिसाब से हम लोग कॉस्ट को बांट देते हैं। सच एज क्या क्या फिजिकल चीज जो आपको देखने को मिलता है, जो जी फिजिकली वो यूनिट जो आपके सामने प्रेजेंट रहता है, जैसे कि उस प्रोडक्ट का वेट, उस प्रोडक्ट का तादाद, नंबर्स कितना है, एटसेट्रा। इन अदर वर्ड द बेसिस यूज फॉर एपर्सनिंग joint cost of the product is the physical volume of the material present in the joint product at the point of separation। पॉइंट ऑफ सेपरेशन में मतलब स्प्लिट ऑफ पॉइंट के पास हम लोग देखेंगे कि दोनों जो प्रोडक्ट बना है ए और बी, कितना कितना यूनिट है दोनों का। एनी लॉस अराइजेस ड्यूरिंग द जॉइंट प्रोडक्ट प्रोसेस इज एपर्शन ओवर द प्रोडक्ट ऑन द सेम बेसिस। अगर उसमें कोई लॉस हो गया है तो लॉस को भी हम लोग उसी बेसिस में बांटते हैं। तो देखो, दिस मेथड कैन नॉट बी अप्लाइड इफ द फिजिकल यूनिट ऑफ द टू जॉइंट प्रोडक्ट आर डिफरेंट। मान लो कि ये प्रोडक्ट कहाँ अप्लाई नहीं है, जहां पे दो प्रोडक्ट है और दोनों प्रोडक्ट का यूनिट अलग अलग है, एक को केजी में नापा जा रहा है और दूसरे को लीटर में नापा जा रहा है। दो प्रोडक्ट है, दो प्रोडक्ट निकला है जॉइंटली, लेकिन एक लीटर में नापा जाता है, मेजर किया जाता है, और एक को केजी में यूनिट उसका यूनिट लिया जाता है। तो उस केस में फिजिकल यूनिट मेथड एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है। द मेन डिफेक्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट इज दैट इट गिव्स इक्वल इंपॉर्टेंस वैल्यू टू ऑल द जॉइंट प्रोडक्ट। सारे जॉइंट प्रोडक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस दे देता है।
तो जो इक्वली इंपॉर्टेंस रखता है उसके लिए तो ठीक है, लेकिन जो प्रोडक्ट इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं रखता है उसमें भी अगर ये यूज होता है तो क्या है ये? पहला नंबर 1 अ कोक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ये क्वेश्चन नंबर 1 है जो हम लोग पहले करेंगे। A coke manufacturing company produces the following product by using 5000 ton of coal at the rate of 1100 रुपया पर टन। क्या कह रहा है कि एक कोक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो प्रोड्यूस करता है फॉलोइंग प्रोडक्ट बाय यूजिंग 5000 टन ऑफ कोल एट द रेट ऑफ रुपीज 1100 रुपया पर टन। 1100 रुपया पर टन से 5000 टन कोयला को इस्तेमाल करता है ना। अ कोक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूसेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है, क्या रॉ मटेरियल के तौर पे ले रहा है? कोयला। कितना टन? 5000 टन। एक टन का क्या रेट है? 1100 रुपया। टन इनटू अ कॉमन प्रोसेस। देखो कोक कितना बना, कोक कितना लगा? 3500 टन। तार कितना लगा? तार जो है ना प्रोड्यूस हुआ है, मतलब कोक प्रोड्यूस हुआ है कितना? 3500 टन। तार प्रोड्यूस कितना हुआ है? सल्फर कितना? 52 टन। और बेंजोल कितना है? 48 टन। तो ये टोटल अगर ऐड करोगे 52, ये हो गया तुम्हारा 100, ये 1200 और ये 3500, 4800। कितना हुआ है? 4800 टन। एक कोक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो प्रोड्यूस कर रहा है फॉलोइंग प्रोडक्ट, ये सारा प्रोडक्ट बाय यूजिंग 5000 टन ऑफ कोल एट द रेट ऑफ 5000 टन, जो है ना 5000 टन कोयला का इस्तेमाल किया गया है, कोल का इस्तेमाल किया गया है, और उसे प्रोडक्शन ये हुआ, तो लॉस कितना हुआ? 200 टन का लॉस हो गया। तो 200 टन का लॉस सब अपने प्रोडक्शन के हिसाब से बांटेगा। हाँ, अब देखो क्या लिखा है? प्रिपेयर ए स्टेटमेंट अपरसेंटिंग द जॉइंट कॉस्ट एमंग द प्रोडक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल यूनिट मेथड। जो जॉइंट कॉस्ट है उसको बांटना है, किसके हिसाब से बांटना है? फिजिकल यूनिट मेथड के हिसाब से बांटना है। क्लियर है? तो अगर आप मोस्ट लॉजिकल ऑर्डर में अगर बांटना चाहते हो तो एक बार बांट के देखो। ये आप कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखिए, तो आप लोगों ने डिवीजन कर लिया कैलकुलेटर में, लेकिन देखिए इसका सही तौर पे डिवीजन कैसे होगा? इसका सही तौर पे डिवीजन होगा, इसका statement showing distribution of joint cost ये हमारे लिए बेहतर है कि पहले हम लोग जॉइंट कॉस्ट टोटल कितना हुआ वो निकाल लेते हैं। पहले ऊपर आप लिख देना टोटल जॉइंट कॉस्ट, आप जॉइंट कॉस्ट को निकाल लो, टोटल कितना हो रहा है, कितना जॉइंटली रॉ मटेरियल दिया गया था, बोलो 5000 टन। 5000 टन एट द रेट ऑफ रुपीज 1100, कितना हो गया टोटल, बोलो 55 लाख। टोटल 55 लाख का खर्च। कैसे? 11 × 5 = 55, ठीक है 55 लाख। पचपन लाख है, ठीक है। तो अब यहां पे आपको लिखना है प्रोडक्ट। कितने सारे प्रोडक्ट निकले हैं, बोलो? कोल, तार, सल्फेट,
कोक, कार, बेंजोल। ये है प्रोडक्ट। अब क्वांटिटी कितना प्रोड्यूस किया, क्वांटिटी किसमें, टन्स में है ना। कितना कितना टन प्रोड्यूस हुआ कोल का, कोक का 35, 100, 1200, टोटल करो। 4800 टन, लेकिन टोटल कितना था, तो 200 जो टन था ना, ये नॉर्मल लॉस हो गया। इसको कोई नहीं रोक सकता है, किसी के अंदर हिम्मत नहीं है इस नॉर्मल लॉस को रोक दे। ये टोटल रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया गया था। टोटल रॉ मटेरियल कितना का था, 5000। टोटल रॉ मटेरियल कितने का था, 5000 का यूज किया गया। नॉर्मल लॉस कितना है, 200। अब देखिए, ये तो क्वांटिटी हो गया। अब टोटल जो जॉइंट कॉस्ट आया कितना आया, 55 लाख का। टोटल जॉइंट कॉस्ट कितने का है, 55 लाख का। सुनो तो ये क्वांटिटी हो गया। अब जो मेरा टोटल खर्च है, जो टोटल एक्सपेंसेस है, वो टोटल एक्सपेंसेस किस में अपॉर्चन्ड होगा, वो टोटल खर्चा तो हुआ नो डाउट 55 लाख रुपया। टोटल खर्च कितना हुआ है, टोटल एक्सपेंस 55 लाख रुपया है। लेकिन ये 55 लाख तो नॉर्मल लॉस में तो जा नहीं सकता है, तो ये 55 लाख रुपया क्या होगा, इस रेशियो में जाएगा। क्लियर है, ये 55 लाख रुपया हम लोग इस रेशियो में डिवाइड करेंगे, इस रेशियो में। ये टोटल अगर किया जाए तो कितना है, 4800। तो 4800 अगर है तो 3500 का कॉस्ट कितना हुआ, निकालो बताओ। देखो, चाहो तो कैलकुलेशन हम यहां दिखा दे रहे हैं आप लोगों को, ताकि आप लोगों को बाद में याद रहेगा कैलकुलेशन। देखो, प्रोपोर्शन पहले लिखना, प्रोपोर्शन 3500 डिवाइडेड बाई कितना, 4800 ऑफ 55 लाख, 55 लैक्स। हाँ, बोलो कितना आया। आप यहाँ पे कॉस्ट भी लिख सकते हैं, आप लिखते हैं शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट। कितना आया बोलो, 417। ठीक है, अब वही चीज 4800 में 1200 इंटू 55 लाख, मतलब जो टोटल खर्चा हुआ है ना, वो 4800 से डिवाइड होगा, 5000 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ लॉस नॉर्मल मानेंगे। लॉस क्या मानेंगे, नॉर्मल लॉस। हम लोग लॉस को जब एब नॉर्मल लॉस मानेंगे, तब हम लोग क्या करेंगे, तब देखो दोनों में फर्क है। अगर आपको बोल देता है कि जो लॉस हुआ वो एब नॉर्मल लॉस हुआ, लॉस हुआ एब नॉर्मल, इसी जगह स्टूडेंट का गलत हो जाता है। अगर लॉस एब नॉर्मल लॉस होगा, तब यहाँ पे क्या होगा ना, कि वो एब नॉर्मल लॉस कितना यूनिट हो रहा है, उसको यूनिट के हिसाब से जाएंगे। तो टोटल हम लोग 5000 से डिवाइड करेंगे, खर्च को कितना से डिवाइड करेंगे, कब, जब एब नॉर्मल लॉस होगा। तो यहाँ कुछ बोला नहीं है, मतलब प्रोसेस में नॉर्मल लॉस होता है, कुछ नहीं बोलेगा, वो नॉर्मल लॉस होगा। तो नॉर्मल लॉस को हम लोग हटा देते हैं, तो जो रिमेनिंग क्वांटिटी है
उससे डिवाइड कर देते हैं टोटल एक्सपेंस को। चलो बोलो ये क्या हुआ? 13,75,000। उसके बाद 5958 और 54 नहीं 54 क्यों बोले थे? तो ये टोटल करोगे ना आप, टोटल करोगे तो कितना आएगा? ये 55 लाख का जो जॉइंट कॉस्ट है सारे के सारे जॉइंट प्रोडक्ट में वो बढ़ गया। तो जो नॉर्मल लॉस है आप ये नहीं करना कि 5,000 से डिवाइड करना, 5,000 से डिवाइड नहीं करना है आपको, 4800 से ही डिवाइड करना है, क्योंकि 200 क्या हो गया? नॉर्मल लॉस हो गया। क्लियर? कॉपी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 इसी तरीके से आप बताइए करके। क्वेश्चन नंबर 2 चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 सबका हो गया है ना? वेरी गुड। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ पे ये 2022 में आया था क्वेश्चन, लेकिन कुछ 1-2 क्लास करने के बाद तो हम लोग यहाँ तक आएंगे। देखिए आपको ये करना है, क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क करना है। क्वेश्चन नंबर 4 स्टडी मटेरियल लाइए आप। ये जो दिया है ना फिजिकल यूनिट मेथड, नेट रियलाइजेबल, ये सब के बाद आप चले जाइए पेज नंबर हमारा 7 में। पेज नंबर 7 या पेज नंबर 8। पेज नंबर 8 में क्वेश्चन नंबर 5 आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है? ठीक है, ये आपको होमवर्क करना है। हो जाएगा ये? क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यू मेथड सीखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।